हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस लेक्चर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, ये आज का जो हमारा सेशन है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हमने ओम्स लॉ को डिराइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस सेशन में टेम्परेचर से रिलेटेड रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला बताने वाला हूं और उसी के साथ साथ आप लोगों को ईएमएफ का एक्सप्रेशन कराने वाला हूं। ईएमएफ क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, एक दो सवाल कर लेंगे। आधे घंटे का यह सेशन होने वाला है। सभी बच्चे, अगर अभी तक आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं उठाया तो फटाफट आप लोग अपना कॉपी पेन उठा ले, क्योंकि आज इस सेशन में बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा चीजों को, उसके बाद नोट करिए, फिर उसको रिवाइज करिए, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यार सभी बच्चों को एक ही बात कहूंगा कि आज आखिरी दिन है बच्चा आपके 25% ऑफ का। आज आपके 25% ऑफ का आखिरी दिन है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी भी ये कह रहा है कि सर हम आपका फिजिक्स का मेरा पेड बैच आप लोगों ने नहीं ले रखा है, तो 3,500 रुपए में से 25% ऑफ मिलेगा आपको 2650 रुपीज में। वीके आर्मी कोड अगर आप यूज करेंगे तो मेरा प्लस का पैच मिल जाएगा, ठीक है ना, जिसके अंदर सिर्फ फिजिक्स आप पढ़ पा रहे होगे। यहां पर रेगुलर लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, डाउट सॉल्विंग सेशंस है, पूरा सिलेबस है, 3 क्लास के बाद डाउट सेशंस है, पूरे टेस्ट है और आपका एक अलग इंडिविजुअल प्लस वालों का बच्चों का ग्रुप भी है जिसमें भी आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। आप कहते हैं नहीं सर फिजिक्स के साथ साथ हमें केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश ये सारे भी चाहिए, तो अगर आपको पूरा बैच लेना है बच्चा तो 8,999 रुपीज है, जिसमें से आप 25% ऑफ कर देंगे। लगभग 6,000 कुछ रुपए का यह बैच पड़ेगा आपको, अप्रोक्सीमेटली 6,500 रुपए के आसपास का यह बैच आपको पड़ेगा बाय यूजिंग कोड वीके आर्मी। आज रात के 12 बजे तक ये आपका ऑफ चल रहा होगा। अगर अभी तक आपने ये बैच नहीं लिया है तो प्लीज आप ये ले सकते हैं। देखिए ये कितना कम फीस है आपका। चलिए यार आगे बढ़ते हैं, आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया तो वहां पर हमने एक कुछ चीज पढ़ी थी। वहां पर हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा भैया, लास्ट क्लास की अगर आप बात करते हैं, ठीक है ना। वहां पर हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा, दैट दिस इज ml by ne² a into टाउ। आई होप दिस इज क्लियर। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज लास्ट लेक्चर जाके देख ले, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी समझ आएगा अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा है तो। गॉट इट गाइस। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा बच्चा तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा बेटा तो आपका इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगा, कोलिजन जल्दी होने लगेंगे, जिसकी वजह से आपका रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टिविटी क्या था, इट वाज m/ne² टाउ, राइट बच्चा पार्टी? यस सर। फिर कंडक्टिविटी क्या था, इट वाज ne² टाउ बाय m, राइट, ये चीज थी। और कंडक्टेंस क्या था, उसकी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है भी नहीं, बट चलो लिख देते हैं ne² a into टाउ बाय ml। रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा। सर मेरा टाउ घट गया क्योंकि रेजिस्टिविटी टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा। ये किस चीज के लिए हो रहा है भैया? ये मेटल्स के लिए, मानी कंडक्टर्स की बात हो रही है, राइट बच्चा पार्टी। 11th क्लास में एक डेरिवेशन हुआ करता था, जब हम किसी भी कंडक्टर को हीट करते हैं तो उसका लेंथ बढ़ता है। बस उसी तरीके से यहां पर भी एक फॉर्मूला दे रहा हूं, नो डेरिवेशन नथिंग, क्योंकि वो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है कि ये इस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। यहां पर हमने इसने ये बोला कि सर जो रेजिस्टेंस का चेंज होगा ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेजिस्टेंस, और पुराना कितना रेजिस्टेंस था उस पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो रेजिस्टेंस में जो भी चेंज आएगा, एक तो वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है और ओरिजिनल इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था उस पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो कि डेल्टा आर बराबर, अब इक्वल टू के बाद हमने एक अल्फा लगा दिया, आर नॉट डेल्टा टी। अल्फा इज व्हाट, दिस इज कोएफिशिएंट, दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो यहां पर डेल्टा आर मानी नया रेजिस्टेंस मानी पुराना रेजिस्टेंस, बराबर अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है ना। और आर जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी
आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, जिसका एक बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि आर नॉट आप कॉपी ले लो 1 प्लस डेल्टा टी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जिसके ऊपर कभी कभार वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है एनसीईआरटी में। इसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में इसके बिहाफ पे। कॉन्सेप्ट समझिए बच्चा, आपने बोला सर आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा, मैंने डेल्टा टी बोला। अबे भैया एक बात बताओ, ये आर क्या है? रेजिस्टेंस एट एनी टी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। ये क्या है भाई? रेजिस्टेंस कुछ भी टी टेम्परेचर पे। ये आर नॉट क्या है बच्चा? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सही है? तो इसका मतलब अगर ऐसी बात है तो भैया डेल्टा टी क्या हो जाएगा फिर? टी माइनस 0, हाँ या ना? विच इज टी ओनली। तो इस फॉर्मूले को आप फर्दर ऐसा भी लिख सकते हैं, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। कब के केस में लगेगा? जब एक रेजिस्टेंस, एक टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। ये किस केस में लगेगा बच्चा? जब एक केस में आपका 0 डिग्री सेल्सियस है बेटा, जब एक केस में आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। ये जरा टीवी का रिमोट निकाल ले, है ना? हाँ, तो जब एक केस आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना? जिस तरीके से ये लगाया उसी तरीके से रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बेसिकली फॉर्मूला ही दिया जाता है, बट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां से हमने एक सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ ही कर डाला, ठीक है ना? और ये आपको पता चल गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कहा यार टेम्परेचर T1 था तो उस पर रेजिस्टेंस R1 था। जब मेरा टेम्परेचर T1 था तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस कुछ R1 था। सही है भैया? बिल्कुल सर। अभी क्या हुआ बच्चा? मैंने सिंपली करा कि भाई मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। यहां पर बता रहा हूं T2 इज ग्रेटर देन T1, तो बट ऑब्वियस है टेम्परेचर इज डायरेक्ट, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स, तो R2 भी बढ़ेगा, तो R2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन R1। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा? अब R की जगह R2 लग जाएगा बच्चा, R0 की जगह R1 लग जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ही लगेगा यहां पर, या रो 2 इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और यहां जो डेल्टा टी होगा इट विल बी T2 माइनस T1, इट विल बी T2 माइनस T1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया है ना? अगर आप कहो तो हम इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना? एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना? मैं आपको ये पहले ये नोट कर लो, ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम वही आपको बता रहा हूं, बस सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज है जो आपको पढ़ने हैं। आर इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, या रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, या फिर यहां से आप देखोगे तो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रो 2 बराबर रो 1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी भी बता दिया। कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर अल्फा जो है उसका कैसे निकलेगा? किसी बच्चे ने अगर हमसे पूछा कि अल्फा का कैसे निकलेगा तो आप कैसे निकालोगे, तो भैया आपने कहा आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब आर बराबर आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। मल्टीप्लाई तो करूंगा मैं, बिल्कुल सही बात है यार। आर नॉट को माइनस किया तो आर माइनस आर नॉट बराबर आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो आर नॉट अल्फा क्या हो जाएगा? आर माइनस आर नॉट, आर नॉट को डिवाइड किया, डेल्टा टी को डिवाइड कर दिया। राइट बच्चा? अभी ऊपर रेजिस्टेंस का यूनिट, नीचे रेजिस्टेंस का यूनिट कट जाएगा, तो अल्फा का जो यूनिट आएगा ये आएगा पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा का यूनिट क्या आएगा? 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि भाई ओम से ओम कट जाएगा तो 1 अपॉन टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस। आई होप दिस इज क्लियर। एक और क्वेश्चन बच्चे का आता है कि सर टेम्परेचर को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में लेना पड़ेगा? बच्चा चेंज इन टी है, तो डेल्टा टी में आप चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो चाहे आप केल्विन में रखो, बात आपकी एक ही आनी है, बात अलग नहीं होनी है। चेंज इन टेम्परेचर है तो बात अलग नहीं होनी है, बात एक ही होनी है। इसी भी हाफ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है ना? उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक ही क्वेश्चन करेंगे तो इनफ रहेगा, ठीक है ना? उसके बाद दूसरा टॉपिक भी करना है फिर। सो द क्वेश्चन हियर इज क्या बोलता है कि एक प्लैटिनम वायर है और इसका जो रेजिस्टेंस है
इसका रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट इज 5 ओम। आइस पॉइंट का मतलब समझते हो? आइस पॉइंट का मतलब समझते हो बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आगे बोलता है इसी का रेजिस्टेंस स्टीम पॉइंट पर जो है वो 5.23 ओम है। स्टीम पॉइंट समझते हो? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब कह रहा है यार अगर मुझे रेजिस्टेंस किसी टी टेंपरेचर पे 5.795 ओम मिल गया तो टेंपरेचर बता दो, टेंपरेचर क्या होगा। कॉन्सेप्ट समझे आप लोग क्या किया इसने? आप लोग कॉन्सेप्ट समझे क्या किया इसने? आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस दे दिया उसने आपको, स्टीम पॉइंट पे रेजिस्टेंस दे दिया उसने आपको, है ना। और अब क्या बोल रहा है, कोई टेंपरेचर पे कुछ इतना रेजिस्टेंस है 5.795 ओम, तो वो टेंपरेचर क्या होगा? व्हाट विल बी दैट टेंपरेचर? दे आर आस्किंग फॉर दिस टेंपरेचर। कैसे बताएंगे? कुछ नहीं। इस टाइम पे टेंपरेचर कितना है भैया? 0 डिग्री सेल्सियस। इस टाइम पे टेंपरेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एनसीईआरटी में ना अल्फा नहीं दे रखा है, बट आप अल्फा जरूर लिख लेना। वैसे अल्फा गिवन नहीं है तो आप ये समझ लो अल्फा की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। अगर नहीं गिवन है तो होगा तो फिर हम अल्फा लिख भी लेंगे। हमें बेसिकली ये टेंपरेचर टी चाहिए, सही है। पहले तो आप इसका 0 के साथ देख लेंगे, ठीक है ना। पहले तो आप ये देख सकते हैं कि दो रिलेशन बना सकता हूं मैं, क्योंकि 1 2 3 चीजें हैं तो 3 इक्वेशन भी बना सकते हैं। देख लेते हैं अभी। आर एट टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ऐसा बना सकता हूं एक तो, है ना। एक तो ये बन सकता है, और दूसरा क्या बन जाएगा? 100 से भी बना सकते हो। आर एट 100 बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा, और यहां पर टी की जगह 100 आ जाएगा बिकॉज 100 माइनस 0, है ना। ये दूसरा बन जाएगा। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, अब अगर मैंने आपको बोला डिवाइड 1/2, तो उस केस में क्या हो जाएगा? आर एट एनी टेंपरेचर अपॉन आर 100 बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी डिवाइडेड बाय आर नॉट 1 प्लस 100 अल्फा। सही है, आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक। आर एट टी कितना है? 5.795, सो 5.795। आर एट 100 कितना है भैया? 5.23, ये भी ठीक है यार, बराबर 1 प्लस अल्फा टी अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। आई होप 2 इक्वेशंस है और एक ही अननोन है तो इजीली आ ही जाएगा, है ना। ठीक है ना, लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अभी अपने को पता नहीं है कुछ, सॉल्व करके देखते हैं। सो 5.795 इंटू 1 प्लस 100 अल्फा बराबर 5.23 इंटू अल्फा टी, ठीक है ना। सॉरी, इंटू 1 प्लस अल्फा टी, इंटू 1 प्लस अल्फा टी। मेरे हिसाब से एक और इक्वेशन बनाने की जरूरत थी, मेरे हिसाब से एक और इक्वेशन बनाने की यहां पर जरूरत थी हमें, क्योंकि उसने तीनों रेजिस्टेंस दे रखे, तो फिर हम कैसे कर लेंगे, ठीक है ना। बट ठीक है, अगर इसको पूरा भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या मुझे अल्फा की नीड है यहां पर? क्या मुझे अल्फा की नीड है यहां पर? एक काम करेंगे, अगर मैं इसको ऐसा ना करने के बजाय अगर मैं इसको इस वाले इक्वेशन से कर लूं कि आर टी माइनस आर नॉट बराबर आर नॉट अल्फा टी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अब अल्फा कट जाएगा इसमें, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी अल्फा कट जाएगा हमारा इसमें। सो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा टी, एंड आर 100 माइनस आर टी, आर 100 माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा इंटू 100। मेरे को लगता है अब ये इजीली हो जाएगा, ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, तो मैं इसको फर्स्ट सेकंड ना मान के इन्हीं को फर्स्ट सेकंड मान लेता हूं। और अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, मैंने क्यों ऐसे रॉ निकाला आपके सामने, उसका कारण यह है कि आपको भी सोचने का तरीका मिल जाएगा कि अच्छा ऐसा अल्फा नहीं दे रखा तो क्या काट सकते हैं क्या। सो आर टी माइनस आर नॉट बाय आर 100 माइनस आर नॉट
इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा टी बाय आर नॉट अल्फा 100। आर नॉट से आर नॉट कटा, इससे ये कटा, अब तो इजीली हो जाएगा। आर एट टी इज 5.795 माइनस आर एट 0 इज 5 ओम बाई आर एट 100 इज 5.23 माइनस आर एट 0 इज 5 बराबर टी बाई 100। अब मेरे हिसाब से हो जाएगा ये 0.795 बाई 0.23 इंटू 100, इतना डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो गया। कॉन्सेप्ट समझे क्या किया उसने? कॉन्सेप्ट समझे उसने क्या किया? यहां पर उसने हमें आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस दे दिया, ठीक है ना, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दे दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दे दिया, फिर कुछ टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया। दो इक्वेशंस बनाई मैंने, फिर इससे मैंने ये माइनस किया आर नॉट को, तो वहां से ऐसा है, फिर दोनों को डिवाइड किया और फाइनली मेरा टी आ। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप एनसीईआरटी में जाके देख सकते हो, सेम कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको वहां पर मिल रहा हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। ये एक टॉपिक हो गया मेरा, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट मेरे पास जो आता है दैट विल बी ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। आज की इस क्लास में हम एक तो ईएमएफ का कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे। भाई ये ईएमएफ क्या है? नाम से अगर आप देखते हो तो ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या है भैया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे ये कोई फोर्स है। नो, दिस इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है बच्चे। आपको नाम से ऐसा लग रहा है दैट दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स, बट इट इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, ये आपका पोटेंशियल ही है बेसिकली। ये आपका पोटेंशियल ही है, पर कैसा है ये मैं भी आपको बताऊंगा। ये आपका एक हिसाब से पोटेंशियल ही है, कैसा है ये बताऊंगा, और इसका यूनिट भी वोल्ट ही आएगा। इसका यूनिट भी वोल्ट ही आएगा, मतलब ये एक सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल ही है जिसका यूनिट वोल्ट ही है, पर कैसे है ये आपको बताता। आपने कभी देखा है कि जो बैटरी है वो जैसी सर्किट में कनेक्ट होती है करंट ड्रॉ होने लगता है, ठीक है ना। कारण ये है कि बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। अदरवाइज आप ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझो बच्चा। कैसे हम ईएमएफ का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं बेटा? हम कैसे ईएमएफ का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं बेटा? ध्यान देना, मैंने कहा ये यार हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है ना, और मैंने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, हम अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करेंगे तो वहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है, सोल्यूशन होता है हमारे पास कुछ, ठीक है ना, और हमारे पास फिर यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसको हम एक को कैथोड बोलते हैं और एक को एनोड बोलते हैं। मतलब एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव और एक होता है हमारे पास नेगेटिव। इसके अक्रॉस मैंने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया होता है ऐसे करके, ठीक है ना। यहां पर आपको समझ में आ गई क्या चीज हो रही है? यहां पर ये आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है भैया। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे पास, ठीक है ना, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है, मानी एक कैथोड और एक एनोड। पॉजिटिव वाले को हम कैथोड बोल देते हैं, नेगेटिव वाले को एनोड बोल देते हैं। जो ये चीज है ना, सिमिलर ये चीज है भाई, सेम चीज है। यहां पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, एज अ टर्मिनल्स ऑफ सेल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर हम बीच में केमिकल्स की बात करते हैं, मतलब बैटरी के कुछ केमिकल्स है, ठीक है ना, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी आप देखो असल में क्या हो रहा है, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज इजीली फ्लो करेगा भैया नेगेटिव टर्मिनल तक, बिकॉज ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है ना। मनी ए से बी तक तो चार्ज खुद ब खुद फ्लो करना चाहता है ना भाई। पॉजिटिव चार्ज ए से बी तक खुद ब खुद फ्लो करना चाहता है ड्यू टू दी पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम हायर टू लोअर। वो ए से बी तक खुद ब खुद फ्लो करना चाहता है। मैंने कहा ठीक बात है, बात सही है। लेकिन अभी बी से ए तक कैसे जाएगा वो, मतलब लोअर टू हायर पोटेंशियल कैसे जाएगा वो ए से बी तक तो खुद ब खुद जाना चाहता है, ये हमें पता है, ये हमें समझ में आ गया। बी से ए तक कैसे जाएगा, तो असल में बी से ए तक वो जो बैटरी का केमिकल है ना, वो उसको पुश करता है। जो बैटरी का केमिकल है वो उसको जबरदस्ती लेके जाता है भाई। और इस केस में क्योंकि लोअर से हायर तक आप पॉजिटिव चार्ज को भेज रहे हो, तो इसका मतलब यहां पर वर्क डन तो होगा ही होगा। वर्क डन यहां पर भी होगा और वर्क डन यहां पर भी होगा। फिर हम बोलते हैं कि इस सेल का कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता होगा।
फिर हम बोलते हैं कि इस सेल का कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता हो। भाई ईएमएफ का यही डेफिनेशन हुआ। इधर भी अगर आप देखोगे, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो सर्किट के बाहर करंट जाएगा, लेकिन अंदर कहां से कहां जाएगा भाई चार्ज आपका? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर्किट के बाहर तो आपका मतलब बाहर का मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट से बाहर जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। ये N है और ये P है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। यहां पर भी ऐसा ही है, बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ईएमएफ जब पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये भी कह रहा है कि भैया आपने ए से बी तक चार्ज को लेकर गए, फिर आप बी से ए तक चार्ज को लेकर गए, इस केस में जो वर्क डन हुआ दैट इज योर ईएमएफ। ईएमएफ इज द पोटेंशियल इन टेकिंग या वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज ऑल ओवर दी सर्किट। भाई देखो, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप कैसे बता दोगे करंट कैसे ड्रॉ होगा? है ना, सर्किट कंप्लीट करना जरूरी है। ए से बी तक चार्ज खुद से चला गया, बट बी से ए तक जाएगा तभी सर्किट कंप्लीट होगा। बी से ए तक किसकी वजह से किया? भैया बैटरी की केमिकल्स की वजह से, है ना। और इसी को हमने ईएमएफ बोला। अगर आप देखोगे ये बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कुछ करंट जा रहा है, इसका जो ये देखो ये तो पोटेंशियल होगा अक्रॉस कैपिटल आर, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कहीं ना कहीं इसके सेल के अंदर कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो इस करंट को अपोज करेगा। भाई कुछ तो अपोज करेगा ना, स्मूथली थोड़ी ही चला जाएगा, कुछ तो अपोज करेगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो ये हो गया आई आर, आई करंट जा रहा है स्मॉल आर के अक्रॉस, ये हो गया ईएमएफ। आप मेरी बात समझना बच्चे, ये ईएमएफ क्या है? बेसिकली पोटेंशियल, पोटेंशियल व्हेन सर्किट इज ओपन। मतलब इसका क्या मतलब है? पोटेंशियल व्हेन सर्किट इज ओपन। इसका मतलब यह है बच्चे कि जब आप एक सेल देखते हो, फॉर एन एग्जांपल उस पर लिखा हुआ 5 वोल्ट, फॉर एन एग्जांपल उस पर लिखा हुआ 5 वोल्ट, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है अगर ये सर्किट में कनेक्ट नहीं है तो। है ना, है ना बच्चा। अब क्या हुआ, इसके अक्रॉस करंट नहीं जा रहा था, मैंने क्या किया, इसको वायरों के साथ कनेक्ट किया रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। अब जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो अब इसके अक्रॉस करंट ड्रॉ करेगा, उस करंट की वजह से इसके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ कुछ तो ड्रॉप होगा भाई, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, चाहे 0. वो तो डिपेंड करेगा कितना करंट है भाई। 0.5 वोल्ट मान लो ड्रॉप हो गया, तो अब ये 4.5 वोल्ट शो करेगा इंस्टेड ऑफ 5। इसका मतलब ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट में करंट, सर्किट इज ओपन का मतलब व्हेन करंट इज 0। जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है उस समय जो पोटेंशियल है दैट इज योर ईएमएफ। वो उस पोटेंशियल का नाम क्या है बच्चा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मानी ईएमएफ। E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर, मतलब जो टोटल ईएमएफ है, जो उस सेल का टोटल पोटेंशियल है, वो किसके बराबर है? इसके ड्रॉप के अक्रॉस और खुद के ड्रॉप के अक्रॉस और खुद के ड्रॉप के अक्रॉस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई होप दिस इज क्लियर। अब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक एक्सप्रेशन करना है। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर है वो भी तो जानना है। सो आई विल बी लाइक expression for internal resistance of a cell। ठीक है, आपने क्या बोला मुझे? आपने ऐसा बोला मुझे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके, ऐसा बोला आपने, हाँ या ना? सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक। तो आपने मुझे बोला सर E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर, या फिर नॉर्मली आपने क्या बोला? आई आर प्लस आई आर, ऐसा ही बोला आपने मुझे। आपने मुझे बोला दैट दिस इज स्मॉल आई लेके जा रहे हो, तो वो तो एक ही बात है, आई चाहे स्मॉल लिखो चाहे, वो तो आपकी नोटेशंस की बात है, ऐसा बोला आपने। तो करंट किसके बराबर होगा भाई? ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसका जो आर होगा वो और ये, तो ये तो टोटल करंट के बराबर हो गया। तो इसका मतलब आपको क्या मिला? आपने बोला था सर E बराबर V प्लस आई आर, मैंने कहा ठीक है। सो दिस इज V प्लस, अब I की जगह क्या डालूंगा? E अपॉन R प्लस R इंटू स्मॉल आर। आई होप दिस इज क्लियर। सो इफ I will be saying that then E is equals to V plus E upon R plus R into small, or I can say E minus ER by R plus R is equals to B, ऐसा भी बोल सकता हूं। E minus E into small r by R plus R is equals to B, or I can say E 1 minus R by R plus R is equals to V beta, or I can say it is E R plus R minus R by R plus R
इज इक्वल्स टू वी। सर इस केस में R से R कट जाएगा, इस केस में R से R कट जाएगा, तो आपको क्या मिला? E इंटू आर बाई आर प्लस आर इज इक्वल्स टू वी। मुझे स्मॉल r चाहिए तो सामने भेजो इसको, मतलब v को इधर भेजो और इसको उधर भेजो, r प्लस आर बाई आर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चा। E by v is equals to r plus r by r. So I will be like E by v बराबर r by r plus small r by r। ये भी ठीक है यार, सिर्फ सॉल्व ही तो कर रहा हूं, सिर्फ सॉल्व ही तो कर रहा हूं बच्चे, ये भी ठीक है। अब E by v बराबर 1 प्लस स्मॉल r by कैपिटल r, तो इसको यही रहने दो, ये 1 को माइनस करो उधर जाके। आई होप दिस इज क्लियर है ना। इसका मतलब r बराबर E by v माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। ये क्या है? स्मॉल आर। ये कब पोटेंशियल है? मैक्सिमम पोटेंशियल, मतलब जो सर्किट ओपन था, ये जब करंट फ्लो कर रहा है आर के अक्रॉस, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला मिला मुझे, दैट स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। व्हाट आई विल बी लाइक, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। सर स्मॉल r इज इक्वल्स टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक लास्ट चीज बतानी है आपको, जब आपने सर्किट से करंट फ्लो जा रहा था बाहर की तरफ को, ए बी, ठीक है ना, और एक केस ये है कि करंट आप बैटरी को दे रहे थे, ठीक है ना, ए बी। आई होप दिस इज क्लियर। इस केस में आप करंट ड्रॉ कर रहे हो, आप करंट विदड्रॉ कर रहे हो, आप करंट निकाल रहे हो। जब ऐसे करंट निकालते हैं ना बेटा, तो इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। जब ऐसे करंट हम लोग निकाल रहे होते हैं तो तब हम इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, और जब ऐसे करंट आप देते हैं तो इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ सेल। तब इसको आप क्या बोलते हो? चार्जिंग ऑफ सेल। करंट दे रहे हैं तो चार्जिंग ऑफ सेल, करंट निकाल रहे हैं तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इस केस में आपने बोला E बराबर V प्लस आई आर या V बराबर E माइनस आई आर। बात समझ में आ गई? तो क्योंकि करंट का डायरेक्शन आपने उल्टा कर दिया तो बस माइनस को प्लस कर दो, तो इस केस में आपका E विल बी V माइनस आई आर हो जाएगा, या फिर V बराबर E प्लस आई आर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। ये दो टॉपिक्स मैंने क्यों बताए आपको, क्योंकि आगे जाके इन सब का यूज होना है, ठीक है ना। रूल्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्या कैसे कर रहे हो। किरचॉफ्स लॉ में बहुत ज्यादा यूज होना है इसका। ये पहले रेजिस्टेंस से पहले क्यों कराया? क्योंकि यार बाद में रेजिस्टेंस में भी सेल को लगा के दे देता है, फिर वहां पे हमें कंफ्यूजन होती है कि भाई क्या है कैसे है ना। ये मेरे को समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया। बड़ा बेसिक सा था आज की क्लास में, कुछ नहीं करना था। पहले दो फॉर्मूलाज पढ़े, R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, या फिर R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा टी इज T2 माइनस T1, अल्फा इज R माइनस R नॉट बाय R नॉट डेल्टा टी। इसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ लिया भाई। इसके बाद फिर हमने ईएमएफ पढ़ा, विच इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसमें मैंने बताया कि भाई ये कोई फोर्स नहीं है, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल ओनली व्हेन सर्किट इज ओपन। यानी कि कंप्लीट इस सर्किट के भाई ऑल ओवर द कंप्लीट द सर्किट ए से बी तक चार्ज को ले जाने में जो पोटेंशियल हुआ, दैट इज योर ईएमएफ व्हिच इज आईआर प्लस आईआर। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, ठीक है। और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, फिर मैंने कहा एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकाला E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। क्या निकाला? R इज इक्वल्स टू E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। फिर मैंने कहा करंट अगर बाहर निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से तो भैया वो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हो गया, करंट अगर बाहर अंदर जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के तो वो चार्जिंग ऑफ सेल हो गया, और ये हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसके नोट्स आप सबको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है ना, या नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अपडेटेड है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं बच्चा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करने वाले, मतलब रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की रहने वाली है। काफी प्यारी क्लास रहने वाली है, आपको काफी मजे आने वाले हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे।
ठीक है बच्चा, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप प्लीज ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसको प्लीज रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। ये पूरा डिटेल हो रहा है, लेक्चर 3 हो गया, लेक्चर 4 में हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं, मैं मुलाकात करूंगा आपसे आप ही के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यार बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी 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 बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।